मेरी कल है ना बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि भैया मेरा तो ना 50% तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब तुम मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ यार, दिसंबर तुम्हारा आधा तो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, प्री बोर्ड दोगे, तुम क्या क्या करोगे? 8 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे अगर तुमने पढ़ाई करी है और तुम्हारा 8 घंटे में एक चैप्टर पूरा हो रहा है तो तुम कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद जो अगली मिस्टेक है ना भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम में से 90% बच्चे ये गलती कर रहे हैं। तो देखो यार, तुम फाइनली उस टाइम पे आ चुके हो जहां पे तुमने लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। इन 2 महीने के अंदर तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करनी है, प्री बोर्ड एग्जाम देने, फाइनल एग्जाम देने और बीच में थोड़े बहुत तुम्हारे विंटर वैकेशन आ जाएंगे। तो मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, इतनी सारी चीजें तुम इतने कम टाइम में कैसे मैनेज करोगे? मैं देख रहा हूं अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका लिटरली सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी कल है ना बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि भैया मेरा तो ना 50% तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब तुम मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ यार, दिसंबर तुम्हारा आधा तो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे, प्री बोर्ड दोगे, तुम क्या क्या करोगे? तो ये सारी चीजें तुम्हें कैसे मैनेज करनी है आज की इस वीडियो में तुम्हें मैं बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें ना गिनती की 3 या 4 चीजें बताऊंगा। जिस बच्चे ने वो 3-4 चीजें फॉलो कर ली, मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं उस बच्चे के फाइनल एग्जाम के अंदर 98% तक मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि ये वो चीजें जो मैंने खुद ने फॉलो करी है। मेरे खुद के बोर्ड एग्जाम के अंदर 98.6% मैंने स्कोर करे हैं। तो आप जितनी चीजें आज जान रहे हो ना, ये एक सीबीएसई के टॉपर से जान रहे हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो यार, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि भाई सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है। मैं जानता हूं तुम में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका अभी तक सिलेबस मतलब हो सकता है कि 50% हुआ हो, 70% हुआ हो। तो तुम्हारा जितना भी सिलेबस बचा हुआ है ना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना ना एक पेज उठाना है, उसके ऊपर लिखना है, एक साइड लिखना कंप्लीट, एक साइड लिखना इनकम्प्लीट। एक लिस्ट बनाना कि तुम्हारे कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो तुम्हारे इनकम्प्लीट है। ये लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिकली तुम्हारा आईना है। यहां से तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि उनका सिलेबस कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई कौन से चैप्टर मेरे को आते हैं, कौन से चैप्टर मैंने करे हैं, कौन से मैंने पढ़े। बच्चों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें ये लिस्ट बनानी है कि तुम्हारे कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हारे इनकम्प्लीट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हें फॉलो करना है 2+1 रूल। इस रूल के अंदर तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो, जो चैप्टर तुम्हारे इनकम्प्लीट है ना, उनको तुम 2 दिन पढ़ोगे और जो चैप्टर तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके हैं, जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट है, उसको तुम क्या करोगे, 1 दिन कंप्लीट उन चैप्टर्स की क्या करोगे, रिवीजन करोगे। क्लियर एवरीवन? देखो, तुम में से भी ना ये चीज है ना बहुत सारे बच्चों के साथ होती होगी। मेरे को कमेंट करके बताना कि जब तुम नई चीजें पढ़ते हो ना तो तुम पुरानी चीजें भूलते जाते हो। कितने बच्चों के साथ होती है ये चीज? होती है ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो देखो, इस चीज को रोकने का ना एक ही तरीका है कि साथ साथ है ना नई चीजें तो पढ़नी है, उनको रोकना नहीं है, नई चीजें पढ़ो। लेकिन जब नई चीजें पढ़ रहे हो ना, तो जो चैप्टर तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो चैप्टर तुम्हें आते हैं, उनके साथ साथ रिवीजन करो। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि मैं रिवीजन कर रहा हूं तो सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं, या मैं नए चैप्टर पढ़ रहा हूं तो सिर्फ नए चैप्टर पढ़ रहा हूं। दोनों चीजें आपको पैरेलली करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? इससे क्या होगा ना, तुम पुरानी चीजें भूलोगे और साथ साथ तुम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, ध्यान से सुनना। देखो, तुम्हें अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये मान लो पहला दिन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। ये तुम्हारा पूरा हफ्ता है ना? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब तुम्हें ना हर दिन किस तरीके से पढ़ना है, ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों को ना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं पता ही नहीं है। देखो, पहले दिन तुम क्या करोगे, जो चैप्टर तुम्हारे इनकम्प्लीट है उनको पढ़ोगे, ठीक है। दूसरे दिन फिर से इनकम्प्लीट चैप्टर। अब तीसरे दिन तुम क्या करोगे, तीसरे दिन तुम्हारे जो चैप्टर कंप्लीट है ना, उनकी तुम क्या करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। चौथे दिन फिर से इनकम्प्लीट चैप्टर, 5वें दिन फिर से इनकम्प्लीट चैप्टर, 6ठे दिन फिर से क्या करोगे, जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं उनको रिवाइज करोगे। अब आ गया तुम्हारा संडे, 7वां दिन आ गया तुम्हारा संडे। संडे वाले दिन तुम्हें क्या करना है, पूरे हफ्ते में जो जो चीजें तुमने पढ़ी है, पूरे हफ्ते में जो जो पढ़ा है, चाहे तुमने रिवीजन करी है या फिर नई चीजें पढ़ी है, उसकी कंप्लीट क्या करनी है, उसकी करनी है तुम्हें कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ ऐसा नहीं करना कि जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसकी रिवीजन करनी है, जो तुमने नया पढ़ा है उसकी भी तो रिवीजन करोगे ना, वो तुम संडे वाले दिन कर लेना। समझ रहे हो? तो पहले दिन इनकम्प्लीट चैप्टर, दूसरे दिन फिर से इनकम्प्लीट, फिर कंप्लीट, फिर इनकम्प्लीट, फिर इनकम्प्लीट, फिर कंप्लीट, और जो तुम्हारा संडे आ गया उस दिन पूरे हफ्ते में 6 के 6 दिन तुमने जो पढ़ा है उसकी क्या करोगे, कंप्लीट रिवीजन। ये चीज समझ में आई? अब तुम अपना सिलेबस करोगे कैसे, ध्यान से सुनना। देखो, जो तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर है,
यानी कि वो चैप्टर जो तुम्हारे इजी तो हैं लेकिन फाइनल एग्जाम के अंदर ज्यादा नंबर के पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे अलग अलग चैप्टर होंगे जो तुम्हें इजी लगते हैं लेकिन पेपर के अंदर ज्यादा नंबर के आएंगे, एंड वहीं पे कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो पेपर के अंदर तो कम नंबर के आएंगे लेकिन होंगे मुश्किल। तो तुम्हें पहले अपने वो चैप्टर करने हैं जो आपको इजी लगते हैं और जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम के अंदर ज्यादा नंबर के आने वाले हैं। इससे पता क्या होगा ना, मतलब भगवान ना करे तुम्हारा सिलेबस छूट जाए, ऐसा भगवान कभी ना करे, मैं तो चाहता हूं तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन मान लो अगर तुम्हारा कोई सिलेबस छूट गया, कोई चैप्टर तुम्हारा छूट गया, तो तुम्हारा वो चैप्टर छूटना चाहिए जो पेपर के अंदर तो कम नंबर का आएगा और होगा मुश्किल, तो तुम्हें ना उतना गिल्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा पहले तुम्हें वो चैप्टर करने हैं जो तुम्हें इजी लगते हैं और फाइनल एग्जाम के अंदर ज्यादा वेटेज के आने वाले हैं। क्लियर है एवरीवन? और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, हर हफ्ते तुम्हें क्या करना है, हर हफ्ते एक सब्जेक्ट का एक प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, लेकिन है ना वो बच्चे सैंपल पेपर सोल्व नहीं करते। तुम्हारे सैंपल पेपर करना उतना ही जरूरी है जितना रिवीजन करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना, समझ रहे हो? तो तुम्हें हर हफ्ते, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक हफ्ते में 5-5 सैंपल पेपर करो, 6-6 करो, ये नहीं बोल रहा। तुम्हें एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का, मान लो तुमने पहले हफ्ते में चूज कर लिया कि मैं पहले हफ्ते में फिजिक्स का सैंपल पेपर सोल्व करूंगा, दूसरे में केमिस्ट्री का करूंगा, तीसरे में बायोलॉजी या मैथ का करूंगा, समझ रहे हो? तो आपको एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर सोल्व जरूर करना है। क्लियर है एवरीवन? अब जो अगली मिस्टेक है ना, मतलब हर बच्चा मोस्टली करता ही करता है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे है ना क्या करेंगे, सुबह ना 10 बजे बैठ जाएंगे पढ़ाई करने, और मैं उनसे पूछूंगा ना कि बेटा कब से कब तक पढ़ा? भैया सुबह 10 बजे बैठा था पढ़ाई करने, रात के 10 बजे तक मतलब मैं पढ़ता रहा। मैं उसको बोलता हूं कि बेटा ठीक है, तू मान ले दिन में 8 घंटे पढ़ा, अब मेरे को ये बता कि तूने 8 घंटे में कितने चैप्टर करे? तो पता क्या बोलता है कि भैया मैंने 8 घंटे में ना एक चैप्टर करा है। तुम मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ यार, तुम्हारे पास गिनती के 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीने में तुम्हें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करनी है, प्री बोर्ड भी देने हैं, तुम्हारे विंटर वैकेशन भी आ जाएंगे, फाइनल एग्जाम भी आ जाएंगे, बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम भी आ जाएंगे। तो क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम 8 घंटे में सिर्फ एक ही चैप्टर कर रहे हो? नहीं है भाई, स्पीड बढ़ा लो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 8 घंटे दिन में पढ़ते हैं, उसमें से जब मैं उनका प्रोडक्टिविटी टाइम पूछता हूं ना, तो वो होता है उनका सिर्फ 2 घंटे। इसका मतलब तुमने अपने 6 घंटे वेस्ट करे हैं, समझ रहे हो? मतलब तुम बैठे तो थे 8 घंटे, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग था ना, जो तुम्हारा फोकस था, वो तुम्हारा किताब पे नहीं था। तुम्हारे दिमाग में बस ये चल रहा था कि यार शिवानी मेरे बारे में क्या सोच रही है, सोनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। अगर तुम पढ़ाई करते टाइम ये फालतू चीजें सोचोगे भाई, 8 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे अगर तुमने पढ़ाई करी है और तुम्हारा 8 घंटे में एक चैप्टर पूरा हो रहा है, तो तुम कुछ नहीं कर रहे। तो अपना जो प्रोडक्टिविटी टाइम है ना उसको इंक्रीज करो। तुम्हें क्या करना, चाहे तुम डेली के 2 घंटे पढ़ो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि डेली 8-8 10-10 घंटे पढ़ो, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा, चाहे तुम डेली के 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उन 2 घंटे में से तुम्हारा एटलीस्ट 1.5 घंटा तुम्हारा प्रोडक्टिविटी टाइम होना चाहिए। इन 2 घंटे में तुम्हारा जो पूरा फोकस है ना, पूरा फोकस वो तुम्हारा किताब या फिर नोटबुक पे होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसे मत करना कि सामने बस किताब खोल के बैठे हो और दिमाग में कुछ और चले जा रहा है। भाई एक तरीके से तुम है ना फिर कुछ नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि तुम वो चीज जिसके बारे में सोच रहे हो ना वो कर लो। तुम्हारा खेलने का मन कर रहा है खेल लो, तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाने का मन कर रहा है इंस्टाग्राम चला लो, लेकिन जब एटलीस्ट पढ़ाई करने बैठो तो तुम्हारा पूरा फोकस किताब के ऊपर होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जब भी तुम पढ़ाई करो ना तो तुम्हें टाइमर और टारगेट लेके पढ़ाई करनी है। तुम्हें जब तक टारगेट लेके नहीं चलोगे, डेडलाइन लेके नहीं चलोगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे बस बैठ जाएंगे मुंह उठा के पढ़ने, ठीक है पढ़ लूंगा 3 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे के बाद है ना पता नहीं मन में क्या आने लग जाता है उनके कि मैं ये किताब फेंक दूं। इनफैक्ट आजकल बच्चों का ना अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है ना कि बच्चा मतलब 10 मिनट बैठ के शांति से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। 10 मिनट किताब खोल लेगा ना तो उसके दिमाग में इंस्टाग्राम चलने लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जब भी पढ़ाई करो तो टारगेट लो कि भाई मैं क्या करूंगा इस 1 घंटे में ना, मेरे को ये 10 सवाल सोल्व करने हैं, समझ रहे हो? और टाइमर लगाओ, फोन के अंदर टाइमर सेट करो कि मैं इस 1 घंटे में ये 10 सवाल सोल्व करूंगा। जैसे जैसे टाइम कम होगा ना तो तुम्हारी अपनी आप जो स्पीड है ना वो तुम्हारी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो टाइमर लगा के और टारगेट लेके पढ़ाई करो, ठीक है? इसके बाद जो अगली चीज है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं इस टाइम। तुम है ना एनसीईआरटी की डीप रीडिंग मत करो भाई, नहीं है तुम्हारे पास इतना टाइम। अगर तुम अभी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने पे लगोगे, तुम ये सोचोगे कि यार मैं ना ये वाला चैप्टर है ना एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से, भाई मत कर, ठीक है? एक तरीके से तुम है ना अपना बस टाइम वेस्ट करोगे, मत करो, अभी नहीं है टाइम। इतना हार्डवर्क पे फोकस मत करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है? 20-80 रूल पता है ना कि तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से तुम्हारा 80% पेपर बनता है। तो पहले वो जो 20% टॉपिक है ना उनको पढ़ लो, फालतू चीजें अभी मत करो, ठीक है? और अगर तुमने कोई नोट्स वगैरह बना रखे है ना तो नोट्स से पढ़ाई करो भाई, नोट्स से पढ़ाई करो। अपनी जो रिवीजन करनी है वो नोट्स से करो। अगर तुमने नोट्स नहीं बना रखे तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ना अपने बनाए हुए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और वो भी कंप्लीटली फ्री में।
तो अगर तुम्हें नोट्स चाहिए क्लास 12 के इतने बढ़िया नोट्स चाहिए तो सिंपल कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नोट से पढ़ाई करो, नोट से रिवीजन करो। एनसीईआरटी से पढ़ने जाओगे टाइम वेस्ट करोगे कंप्लीटली। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, एनसीईआरटी की जितनी बैक एक्सरसाइज और तुम्हारे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और जो तुम्हारे एग्जाम्पल है, मैथ के अंदर एग्जाम्पल्स और फिजिक्स के अंदर तुम्हारे जितने भी एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल है ना, एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल, ये कर लेना भाई साहब, ये करने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है, समझ रहे हो, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इस बार तुम्हारे एक्टिविटी में से कम 15 नंबर का केमिस्ट्री के अंदर पेपर बनने वाला है। तो केमिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो जरूर कर लेना। बायोलॉजी में जितने भी तुम्हारे डायग्राम है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, कमेंट कर देना अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट डायग्राम जानने, तो मैं तुम्हें डायग्राम बता दूंगा। तो जितनी भी ये चीजें है ना, प्लीज इनको अच्छे से करना। क्लियर एवरीवन। इसके बाद जो अगली मिस्टेक है ना भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम में से 90% बच्चे ये गलती कर रहे हैं। मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, अभी जो उनके मेन सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, सारे बच्चे उन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस करे जा रहे हैं। मैं मानता हूं वो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट है, लेकिन ये चीज भी तो समझो ना कि जब तुम्हारी मार्कशीट पे जो परसेंटेज बनेगी तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं बनेगी। तो ऐसे मत करो कि तुम है ना सिर्फ मेन सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो। मैं देखता हूं बच्चे है ना इंग्लिश को इतना ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। इंग्लिश इग्नोर मत करो, इंग्लिश में बच्चों के नंबर कट जाते हैं, इंग्लिश तुम्हारी परसेंटेज खराब कर देगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सेम गलती मैं खुद अपने क्लास 12 के बोर्ड के अंदर कर चुका हूं। मैंने केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा इग्नोर करा था। मैंने फिर क्या करा, बाकी सब्जेक्ट पे तो अच्छे से फोकस करा, लेकिन मैंने केमिस्ट्री को इतना इग्नोर कर दिया कि केमिस्ट्री में मेरे नंबर कट गए। समझ रहे हो मेरी बात। तो प्लीज ये गलती मत करो। मैं मानता हूं कि तुम्हें अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, लेकिन ऐसे करो ना कि 70% टाइम तुम्हारा मेन सब्जेक्ट पे जाना चाहिए और जो बचा हुआ 30% टाइम है ये तुम्हारे जितने भी एडिशनल सब्जेक्ट है, प्लीज थोड़ा बहुत टाइम इनको भी दो। इंग्लिश को कंप्लीटली इग्नोर मत करो। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको ना सारे सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलना है, ठीक है। 70% टाइम अपना मेन सब्जेक्ट को दो और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को एटलीस्ट डेली का 30% टाइम तो दो यार। अगर तुम डेली 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे में से मैं मानता हूं कि 3.5 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट को दो, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट डेली इंग्लिश के लिए जरूर निकालना। वरना पता क्या होगा कि तुम्हारे ना मेन सब्जेक्ट में तो मान लो अच्छे नंबर आ गए, लेकिन अगर मान लो इंग्लिश में तुम्हारे 50 नंबर आ गए तो क्या कर लोगे, पूरी परसेंटेज बिगड़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। होप करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।